हेलो अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अहमद अरसलान पाशा, डिपार्टमेंट ऑफ फिज़िक्स, सिटी कॉलेज मुल्तान। आज जो हमारा टॉपिक है वो प्रीवियस टॉपिक से ही मिलता जुलता है। हम यहाँ डिस्कस करने हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज़म। हमने पहले लेक्चर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर बात की थी। जैसे कि आपको पहले भी बताया गया, ये टॉपिक दो हिस्सों के ऊपर मुश्तमिल है, एक इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा मैग्नेटिज़म। इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर बात की थी कि इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर बेस करती है, वो करंट जो आम तौर पे हमारी ज़िंदगी के अंदर यूज़ होता है, अप्लाइंसेस के अंदर, हमारी डिवाइसेस के अंदर। इवन ये जो लाइट नज़र आ रही है आपको, एयर कंडीशन, बल्ब्स, ये तमाम इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर चलते हैं। ये इलेक्ट्रिक करंट है। इलेक्ट्रिक करंट कैसे पैदा होता है, हमने लास्ट टाइम इसके सोर्सेज पढ़ा था। सोर्सेज के अंदर हमें मालूम हुआ था ये कहीं ना कहीं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ यानी कि जनरेटर, इस तरह की चीज़ों से पैदा होता है, और उन जनरेटर के अंदर मैग्नेट्स लगे होते हैं। यानी कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का आज का लेक्चर दूसरे टॉपिक के ऊपर है, यानी मैग्नेटिज्म के ऊपर। व्हाट इज अ मैग्नेटिज्म? मैग्नेट बेस करता है मैग्नेट के ऊपर। मैग्नेट हमारे पास दो तरह के होते हैं। आप जानते हैं कि हमारे पास मैग्नेट नॉर्थ पोल भी होता है और साउथ पोल भी होता है। सबसे पहले ये आपको जो स्लाइड नज़र आ रही है, इसके ऊपर हमने मैग्नेटिक पोल्स लिखा हुआ है। व्हाट इज द मैग्नेटिक पोल्स? आप कोई भी सिंगल मैग्नेट ले लें, उसके दो हिस्से होंगे। उसकी एक साइड हमारे पास नॉर्थ पोल होगी, दूसरी साइड उसकी साउथ पोल होगी। यानी कि हमें इन पोल्स के लिए सेपरेट मैग्नेट नहीं लेने पड़ेंगे। ये मैग्नेट की खसूसियात है कि मैग्नेट का एक हिस्सा या एक साइड नॉर्थ पोल होती है और दूसरी साइड साउथ पोल होती है। ये इसके पोल्स को रिप्रेजेंट करता है। अब हम ये डिस्कस करते हैं, व्हाट इज द नॉर्थ पोल एंड व्हाट इज द साउथ पोल। नॉर्थ पोल और साउथ पोल ये इसके दो हिस्से हैं। नॉर्थ पोल वो हिस्सा है जो इसकी नॉर्थ साइड को शो करता है और साउथ पोल इसकी साउथ साइड को शो करता है। नॉर्थ पोल इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एमिट करता है। जी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिखा हुआ है। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? आप सोच रहे होंगे कि प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जिक्र किया था। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक चार्ज से निकलती हैं, जो कि हम क्यू से डिनोट करते हैं, और लास्ट लेक्चर में हमने इसके ऊपर बारहा अच्छा पढ़ा है। इसी तरह मैग्नेट भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट करता है। आप यूँ समझ सकते हैं कि मैग्नेट के अंदर से भी टीनी चार्जेस इन लाइंस को एमिट कर रहे होते हैं, खारिज कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से ये लाइन निकल रही होती हैं। इन लाइंस को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहा जाता है, जो कि स्ट्रेट होती है और यूनि डायरेक्शनल होती है। नॉर्थ पोल वो साइड है जिससे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एमिट हो रही होती हैं, खारिज हो रही होती हैं, और साउथ पोल वो हिस्सा है जो इन लाइन को एब्जॉर्ब करता है, हासिल करता है। तो यानी कि मैग्नेट का कोई भी हिस्सा जो होगा, एक साइड नॉर्थ होगी, एक साइड साउथ होगी। जैसा कि आपको शो भी लिखा हुआ है, नॉर्थ एमिट मैग्नेटिक लाइंस। ये जो बी शो किया जा रहा है, यहां बताता चला जाऊं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बी से रिप्रेजेंट किया जाता है। डार्क बी मैंने किया हुआ है, बोल्ड बी किया हुआ है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, यानी इसकी डायरेक्शनल होती है। डायरेक्शनल ड्यू टू देयर साइड। जब हम करंट के ऊपर आएंगे, हम करंट के थ्रू भी पढ़ेंगे कि करंट जब मूव करता है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है। फिलहाल मैग्नेटिक फील्ड जिसको हमने बी के साथ रिप्रेजेंट किया हुआ है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, दैट्स वाई हमने इसको बोल्ड बी शो किया हुआ है। तो नॉर्थ पोल हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एमिट करता है, और सेम लाइक एज आपने नीचे लिखा होगा, साउथ पोल एब्जॉर्ब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, बी लाइंस, यानी कि ये एब्जॉर्ब करता है। यहां ये बताते चले जाएं, जिस तरह हमने इलेक्ट्रिसिटी के पोर्शन के अंदर ये चीज पढ़ी थी कि चार्जेस दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, और हमने ये भी पढ़ा था उन दोनों की प्रॉपर्टीज भी कहीं ना कहीं इस जैसी मिलती जुलती थी। यानी कि पॉजिटिव चार्ज लाइन एमिट कर रहा था, नेगेटिव चार्ज लाइन एब्जॉर्ब कर रहा था, इलेक्ट्रिक लाइंस। हमने उसके बाद ये चीज पढ़ी थी कि अगर इन चार्जेस को आमने सामने किया जाए तो इनके दरमियान अट्रैक्शन पैदा होती है। क्योंकि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन और ऑपोजिट प्रॉपर्टी के मालिक हैं। पॉजिटिव चार्ज लाइन एमिट कर रहा था, नेगेटिव चार्ज लाइन एब्जॉर्ब कर रहा था। जैसे करीब आते थे, पॉजिटिव लाइन एमिट कर रहा होता था, नेगेटिव एब्जॉर्ब कर रहा होता था। सेम लाइक एज यहाँ भी जो आपको नॉर्थ और साउथ पोल शो किया गया, अगर दो मैग्नेट को लेके हम आमने सामने करें इन ऑपोजिट डायरेक्शन, यानी नॉर्थ की साइड को साउथ की साइड के आमने सामने करें, तो इनके दरमियान अट्रैक्शन पैदा होगी। वो आप जानते हैं कि नॉर्थ पोल लाइन एमिट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। यहाँ ये मैं फिर दोबारा बताता चला जाऊँ
चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एमिट करेंगे, जबकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एमिट करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम ई से रिप्रेजेंट करते थे, यहाँ हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बोल्ड बी यानी कि वेक्टर बी से रिप्रेजेंट करते हैं। जब आमने सामने होंगे इनके दरमियान अट्रैक्शन पैदा होगी। आपने अमूमी तौर पे बचपन से अब तक ये देखा होगा कि दो ऑपोजिट मैग्नेट को जैसे करीब किया जाता है तो उनमें से एक मैग्नेट या दोनों फौरी तौर पर आपस में कोलैप्स करते हैं, यानी अट्रैक्ट होते हैं, अपने आप भामी चलते हुए करीब आते हैं। इनमें आपकी फोर्स कोई नहीं लगती, यानी सिर्फ एक खास हद तक फासला उनको चाहिए, उस फासले के बाद दोनों मैग्नेट एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं। ये अट्रैक्शन किसकी वजह से है? ये अट्रैक्शन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वजह से, यानी नॉर्थ पोल की लाइंस साउथ पोल के साथ अट्रैक्शन बनाती हैं। नॉर्थ पोल एमिट कर रहा होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, साउथ उसको एब्जॉर्ब कर रहा होता है, जिसकी वजह से इनके दरमियान अट्रैक्शन होती है। ये सिंपल सा कानून हो गया, सेम लाइक एज जिस तरह हमने प्रीवियस इलेक्ट्रिसिटी के अंदर पढ़ा था, वही चीज़ मैं आपको यहाँ भी बताता चला जाऊँ। अगर हम सेम साइड को एक दूसरे के सामने लेके आए, यानी कि नॉर्थ को नॉर्थ के ऊपर या साउथ को साउथ के ऊपर लेके आए, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेगा। क्यों रिपेल करेगा? क्योंकि जाहिर बात है दोनों की एक जैसी खसूसियात है। अगर हम नॉर्थ की बात करें, नॉर्थ पोल लाइन एमिट कर रहे हैं, यहाँ से दूसरा मैग्नेट भी नॉर्थ पोल लाइन एमिट कर रहे हैं। ये दोनों लाइन जब एक दूसरे के करीब जाएंगी तो एक दूसरे को क्या करेंगी? रिपेल करेंगी, क्योंकि दोनों लाइन को एमिट कर रही हैं। इस लाइन की फोर्स इसको पीछे की जानिब धकेलेगी, इस लाइन की फोर्स इसको पीछे की जानिब धकेलेगी। ये भी आपने मुशाहिदा किया होगा कि दो सेम साइड को मैग्नेट को आप करीब करते जाएं तो आपको एक ख़ास तरह की फोर्स हाथों के ऊपर महसूस होती है कि ये मज़ीद करीब नहीं आना चाहते। और अगर आप ज़बरदस्ती उन दोनों को करीब रख कर यकदम छोड़ेंगे, रिलीज़ करेंगे, तो वो मैग्नेट अपने आप ही रिपेल हो जाएंगे, एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। ये उसके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ की बुनियाद पर होता है, यानी कि इसके अंदर भी अट्रैक्शन और रिपल्शन का कानून मौजूद है। अब हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक की कुछ प्रॉपर्टीज़ कि मैग्नेटिक की डायरेक्शन किस तरह फाइंड आउट की जाती है। हमारे पास एक बड़ा सिंपल सा कानून है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को मालूम करने के लिए। यहाँ ये बताता चला जाऊँ, इसके साथ भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यानी कि इसकी भी एक हदूद है, एक फील्ड है। मैग्नेट जितना ज़्यादा मजबूत होगा, जितना ज़्यादा ताकतवर होगा, उसकी फील्ड उतनी ज़्यादा होगी। जाहिर सी बात है, अगर मैग्नेट बड़ा होगा तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी दूर तक जा रही होंगी, उसकी फील्ड, उसकी हदूद भी ज़्यादा बड़ी होगी। यहाँ हम फिलहाल मैग्नेट को छोड़ के इलेक्ट्रिसिटी का जिक्र करते हैं। रीज़न हम जानते हैं, प्रीवियस टॉपिक के अंदर हमने पढ़ा कि मैग्नेट के थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं। सेम लाइक एज जिस तरह मैग्नेट के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाती है, इसी तरह जब भी किसी वायर के अंदर, तार के अंदर या किसी कंडक्टर के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा होता है, गुजर रहा होता है, तो उसके इर्द गिर्द सराउंडिंग के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही होती है। तो हम उसी मुशाहिदे के थ्रू इस चीज़ को मालूम करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है। हम इसके लिए एक तार का टुकड़ा लेते हैं और उस तार के टुकड़े को, उस एरिया को हम किसी ना किसी एक्सटर्नल सोर्स, बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं। अब हम, जैसा कि यहाँ आपको दिखाया गया, कि परपेंडिकुलर वायर ली गई है, उस परपेंडिकुलर वायर के दोनों साइड्स को हम किसी बैटरी के साथ, एक्सटर्नल सोर्स के साथ कनेक्ट कर देते हैं। अब यहाँ जो आपको शो करवाया गया, उसमें शो करवाया गया कि पॉजिटिव पोटेंशियल डाउनवर्ड है और नेगेटिव पोटेंशियल अपवर्ड है, यानी कि हायर पोटेंशियल हमने वायर के लोअर जानिब रखा है और लोअर पोटेंशियल हमने वायर के ऊपर जानिब रखा है। इसका मतलब ये हो गया, जैसा कि आप जानते हैं कि करंट फ्लोज फ्रॉम द हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, यानी कि करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव होती है। तो सेम लाइक एज इस वायर के अंदर भी करंट डाउनवर्ड टू अपवर्ड होगा, यानी कि हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ होगा। इस वायर के इर्द गिर्द सराउंडिंग के अंदर एक फील्ड जनरेट हो रही होगी, एक फील्ड बन रही होगी, डेट इज कॉल्ड अ मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन हमें कैसे पता लगेगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट हो रही है? इसकी एक सबसे आसान सी रीज़न ये है कि अगर हम इसके करीब कोई मैग्नेट लेके आए तो वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को शो करेगा, या फिर हम इसके इर्द गिर्द कोई कंपास लेके जाएं, उसकी नीडल डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएंगी, वो अपनी डायरेक्शन भूलकर इस डायरेक्शन के ऊपर काम करना शुरू कर देंगी।
इट्स मीन के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तार से निकलने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कंपास की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को डिस्टर्ब करेंगी, डिस्टॉर्ट करेंगी। हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसके इर्द गिर्द सराउंडिंग के अंदर है, स्फेरिकल या सर्कुलर। हमें कैसे मालूम होगा? हम इसके लिए एक रूल लेते हैं और वो रूल है राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल से आप स्कूल लेवल से जानते होंगे कि ये रूल आप मैथमेटिक्स में भी पढ़ते हैं, फिजिक्स में भी पढ़ते हैं। व्हाट इज द राइट हैंड रूल? हमारे पास कई चीज़ों की डायरेक्शन और उसके इर्द गिर्द या सराउंडिंग में होने वाली चीज़ों से का हमें राइट हैंड रूल के थ्रू पता लग जाता है। हमारे पास ये राइट हैंड रूल है। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी चीज़ की डायरेक्शन को थंब से शो करता हूँ, तो इसका मतलब अगर किसी चीज़ की डायरेक्शन अपवर्ड है तो उसकी दूसरी प्रॉपर्टी या दूसरी चीज़ उसके परपेंडिकुलर होगी। दैट इज अ रूल। यही चीज़ आपने वेक्टर क्वांटिटीज़ के अंदर भी पढ़ा होगा राइट हैंड रूल का, तो यहाँ भी हम राइट हैंड रूल अप्लाई कर रहे हैं। जैसा कि अभी आपको बताया कि करंट हमारे पास वायर के डाउन से अपवर्ड जा रहा है, इसका मतलब करंट की डायरेक्शन डाउन टू अपवर्ड है। मैं अपने राइट हैंड रूल के तहत अगर इसको यूं शो करूं, इट्स मीन थंब, मेरा थंब इसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है जो कि अपवर्ड है। इसी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ये मेरे पास थंब शो करेगा, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, इलेक्ट्रिक करंट विच इज रिप्रेजेंटेड बाय आई। आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ये वायर के अंदर आई शो किया हुआ है। इट्स मीन अगर करंट की डायरेक्शन परपेंडिकुलर है तो उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट हो रही होगी, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरह स्फेरिकल जनरेट हो रही होगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम इस फिंगर से शो करते हैं। ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बी शो कर रहे हैं और थंब हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट आई शो कर रहे हैं। अगर इन दोनों के दरमियान का हम फर्क देखें, डेट इज आल्सो परपेंडिकुलर, म्यूचुअल परपेंडिकुलर। इस चीज़ को यूं कर लें तब भी ये परपेंडिकुलर है, इसको यूं कर लें तब भी परपेंडिकुलर है। इट्स मीन ये दोनों आपस में 90 का एंगल बनाते हैं। ये हमारे पर डायरेक्शन शो हो रही है कि करंट अगर डाउन से अपवर्ड जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन उसके परपेंडिकुलर 90 के एंगल पर मूव कर रही है। लेकिन कहाँ मूव कर रही है? जिस तरह करंट ऊपर की जानिब जाएगा, हमारे पास एक अदद और एंगल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की मोशन को डिस्कस करेगा। किस तरह? अगर करंट इस हिस्से पे था तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये थी, जैसे करंट एक स्टेप ऊपर जाएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये हो जाएगी, थोड़ा और ऊपर जाएगा ये हो जाएगी और हो जाएगी। इसको अगर मैं यूं शो करवाऊं, अगर आप कहें कि ये हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट था और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन थी, ये इस हिस्से पे था वायर के, अगर ये हिस्सा थोड़ा सा मजीद आगे जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन यूं हो जाएगी, थोड़ा और जाएगा ये यूं हो जाएगी, और आगे जाएगा यूं हो जाएगी, और आगे जाएगा यूं हो जाएगी। इट्स मीन इलेक्ट्रिक करंट के मूव करते करते मैग्नेटिक फील्ड लाइन उसके स्फेरिकल मूव कर रहा होगा। किस डायरेक्शन में? सेम राइट हैंड रूल की हमारे पास जो फिंगर्स हैं ये कर्ल शो कर रही हैं कि ये इस जानिब कर्ल हो रही हैं। इट्स मीन अगर इलेक्ट्रिक करंट डाउन टू अपवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक करंट के, तो इसकी डायरेक्शन कर्ल के तहत होगी। अगर मैं इस कर्ल को इस एंगल से शो करवाऊं तो हमें पता लगेगा इलेक्ट्रिक करंट अपवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर एंड सेम दिस इज अ फोर्स, वो फोर्स जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को मूव करवा रहा है, घुमा रहा है। इट्स मीन ये हमारे पास यूं मूव करेगा। इसको अगर मैं यूं रिप्रेजेंट करूं, इलेक्ट्रिक करंट आई, दैट इज अ मैग्नेटिक फील्ड बी एंड दैट इज अ फोर्स एफ। अब हम इस वायर के इर्द गिर्द, ये जो आपको ब्लू कलर्स का स्फेरिकल नजर आ रहा है, दैट शोज द मैग्नेटिक फील्ड लूप, इसको लूप कहते हैं, सर्कुलर। जैसे जैसे करंट यहां होगा ये लूप एक बनेगा, जैसे करंट थोड़ा ऊपर चल जाएगा ये लूप थोड़ा ऊपर हो जाएगा, फिर और ऊपर। इट्स मीन जिस तरह करंट मूव करता जाता है ये लूप पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और अप टू सोन एन नंबर तक ये लूप मूव करता रहता है। यहां से एक बात पता लगी कि ना सिर्फ ये अपना एक लूप बनाता है बल्कि नंबर ऑफ लूप्स बनाता है जिस तरह करंट मूव करता जाता है। अब हम इसके इर्द गिर्द, हमें कैसे पता लगा कि ये हमारे पास स्फेरिकल घूम रहा है? हम इसके इर्द गिर्द कंपास रख देते हैं, बहुत सारे कंपास। पहले तो कंपास नॉर्थ और साउथ फील्ड को शो कर रहे होंगे, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट इस वायर के अंदर से गुजरेगा और ये वायर के इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट होगी, तो कंपास तमाम डायरेक्शन भूलकर इसी डायरेक्शन को फॉलो करेंगे जिस जिस जानिब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मूव कर रही होगी। तो इस तरीके से हम डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन शो कर सकते हैं। जी, इससे पहले हमने डायरेक्शन के अंदर एक बात की कि हमारे पास एक फोर्स अप्लाई होती है, वो फोर्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को मूव करवा रही होती है।
जनरेट भी करवाती है, मूव भी करवाती है। अब हम उस फोर्स के मुतालिक पढ़ते हैं कि वो फोर्स क्या चीज़ है। यानी कि ये जो आपको टॉपिक नज़र आ रहा है, फोर्स होना, करंट कैरी वायर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इट्स मीन, जैसे कि पहले बताया गया कि मैग्नेट जितना ज़्यादा मजबूत होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी उतनी ज़्यादा स्ट्रांग होंगी। आपने अमूमी तौर पे देखा होगा बच्चों के ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर या हमारी शेल्फ्स के अंदर छोटे छोटे मैग्नेट्स लगे होते हैं, लेकिन वो मैग्नेट बड़े हल्की पावर के होते हैं। आप ओपन करना चाहें वो हल्की सी रेजिस्ट करते हैं और साथ ही आपकी कैबिनेट या डोर ओपन हो जाता है। लेकिन जैसे आप करते हैं तो वो थोड़ा सा उसको अट्रैक्ट कर लेता है, अटैच कर लेता है। लेकिन जिस तरह मैग्नेट बड़ा करते जाएं, एग्जाम्पल के तौर पर आप डोर कैचर को जानते हैं, हमारे दरवाज़ों के पीछे मैग्नेट्स लगे होते हैं जिसका काम ये होता है कि वो डोर को अटैच कर लें। वो मैग्नेट थोड़ा सा ज्योमेट्री या दूसरे की बनिस्बत थोड़ा सा मजबूत होता वो भी वीक है, लेकिन उनकी बनिस्बत वो थोड़ा सा मजबूत होता है। इसका मतलब उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज़रा स्ट्रॉन्ग होती है। इसी तरह अगर आप मैग्नेट बार की बात कर लें या यू शेप मैग्नेट की बात कर लें, उसकी मैग्नेटिक फील्ड और ज़्यादा मजबूत होगी। इसका मतलब ये हुआ मैग्नेट के अंदर से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट हो रही हैं वो मैग्नेट के ऊपर डिपेंड करती हैं। मैग्नेट एक खास तरह की फोर्स दे रहा है कि उस मैग्नेट फोर्स के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूर तक जाती हैं। अगर मैं फिर वही बात करूं प्रीवियस कि दो मैग्नेट को करीब लाने की, अगर वो छोटे मैग्नेट है तो आपको बहुत ज़्यादा करीब लाना पड़ेगा, फिर जैसे छोड़ेंगे तब जाके वो अट्रैक्ट होंगे। लेकिन अगर मैग्नेट बड़े हैं तब आप इसके दरमियान फासला ज़्यादा रख सकते हैं, यानी दो मैग्नेट को इतना ही दूर से लेके आ रहे हैं, यहीं तक फासला पहुंचेगा कि वो दोनों खुद ब खुद अट्रैक्ट हो जाएंगे। इट्स मीन कि जितना बड़ा मैग्नेट होगा उसकी फोर्स भी इतनी ज़्यादा होगी। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के। मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगी यानी कि मैग्नेट बड़ा होगा तो फोर्स भी ज़्यादा होगी। नंबर 2, इससे पहले हमने पिछले टॉपिक के अंदर ये पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक करंट जहाँ से गुजरता है उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है और उस फील्ड का भी ताल्लुक उसी फोर्स के साथ है। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट होगा फील्ड उतनी बड़ी होगी। आप छोटी वायर ले लें, उसके इर्द गिर्द की जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो छोटी होगी, यानी उसका रेडियस छोटा होगा। लेकिन अगर वायर बड़ी ले लें उसका रेडियस भी बड़ा होगा। या अमूमी तौर पे आपने सुना होगा कि जो बिजली की तारें होती हैं उनके करीब नहीं जाना चाहिए, वो आपको अट्रैक्ट कर लेती हैं, खींच लेती हैं। वो इन्हीं मैग्नेटिक फील्ड की बुनियाद पर आपको अट्रैक्ट करती हैं, आपकी बॉडी को अट्रैक्ट करती हैं। जितनी बड़ी वायर होगी, जितना ज़्यादा बड़ा करंट वो वायर मूव करवा रही होगी, उसके इर्द गिर्द उतना ही बड़ा स्फेरिकल मूवमेंट होगा। इट्स मीन फोर्स इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट। इफ द इलेक्ट्रिक करंट इज हाई देन द फोर्स इज आल्सो हाई। सो हम कह सकते हैं F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तीसरी चीज, फोर्स हमारे पास आल्सो डिपेंड करती है लेंथ ऑफ द वायर के अंदर। जिस तरह हमने पढ़ा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन मूव करते करते वायर के इर्द गिर्द लूप्स बना रही होती है। अगर तार छोटी होगी तो लूप्स भी कम बनेंगे, तार ज़्यादा होगी तो लूप्स ज़्यादा बनेंगे, और अगर उससे भी ज़्यादा तार होगी तो लूप्स उससे भी ज़्यादा बनेंगे। इट्स मीन द लेंथ ऑफ द वायर आल्सो डिपेंडेड अपॉन द फोर्स। सो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, लेंथ ऑफ द वायर। ये तीन चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, इलेक्ट्रिक करंट I, मैग्नेटिक फील्ड B और लेंथ ऑफ द वायर L। हम इसको कह सकते हैं F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन, जो कि आपको पहले क्वेश्चन के नजर आ रहा है, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ILB। यहां तक तो एक बात हमें पता लग गई, लेकिन साथ मैंने साइन थीटा लिखा हुआ है, वाई। ये साइन थीटा कहां से आया? हमने जैसे अभी अभी पढ़ा कि राइट हैंड रूल के तहत हमें पता लगता है कि इलेक्ट्रिक करंट अगर ये होगा तो परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये होगी, और अगर इसको मैं यूं शो करूं तो हमारे पास इसकी फोर्स ये होगी। इन तीनों डायरेक्शन को अगर हम देखा जाए तो ये म्यूचुअल परपेंडिकुलर है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, जहां से मर्जी देख लें इसको, ये परपेंडिकुलर होंगे। तो इसका मतलब इस परपेंडिकुलर को शो करने के लिए हमें एंगल का सहारा चाहिए था, तो हमने इसके साथ साइन थीटा अप्लाई किया। तो सो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ILB साइन थीटा हो गया। यहां ये बताता चला जाऊं, ये मैंने कुछ लिखा भी हुआ है, I शो द इलेक्ट्रिक करंट, B शो द मैग्नेटिक फील्ड, सो दिस एंड थीटा रिप्रेजेंट द एंगल। हमारे पास कोई भी इक्वेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल के अंदर नहीं होती, हमने उस इक्वेशन को इक्वेट करना होता है, इक्वल करना होता है। सो हम इस प्रोपोर्शनल के साइन को खत्म करना चाहते हैं। लेकिन इससे पहले मैं यहां ये बता दूं, चूंकि हम जानते हैं कि
इन तीनों के अंदर जो एंगल बन रहा है वो 90 का बन रहा है। सो हम यहाँ एंगल 90 पुट करेंगे तो साइन 90 इज इक्वल टू 1। तो हम जैसे साइन 90 पुट करेंगे वो हमारे पास 1 हो जाएगा। 1 मल्टीप्लाई बाय एनी क्वांटिटी, द आंसर इज सेम। सो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई एल बी हो गया। हम इसकी प्रोपोर्शनल को खत्म करेंगे। प्रोपोर्शनल खत्म करने के लिए हम यहाँ कोई कांस्टेंट वैल्यू अप्लाई करेंगे। चूंकि हम ये सारा पोर्शन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का पढ़ रहे हैं तो हमें यहाँ इलेक्ट्रिक कांस्टेंट अप्लाई करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक कांस्टेंट को के से रिप्रेजेंट करते हैं। सो यहाँ जैसे के अप्लाई होगा एफ इज इक्वल टू के आई एल बी साइन थीटा, तो हमारे पास इक्वेशन के अंदर इक्वल का साइन आ जाएगा। इलेक्ट्रिक करंट के यानी कि इलेक्ट्रिक कांस्टेंट को के से शो किया जाता है और के की वैल्यू 1 है। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फार्मूला हो जाएगा एफ इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा, या साइन 90 अप्लाई करेंगे तो हमारे पास जस्ट एफ इज इक्वल टू आई एल बी रह जाएगा। ये तो इक्वेशन हमें शो कर रही है फोर्स के मुतालिक। फोर्स का यूनिट हमारे पास न्यूटन होता है। हम चाहें तो इससे फोर्स का फार्मूला जनरेट कर सकते हैं और तो और हम इससे मैग्नेटिक फील्ड्स का फार्मूला भी जनरेट कर सकते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस टाइम जो हम पोर्शन पढ़ रहे हैं वो मैग्नेटिज्म यानी कि मैग्नेट फील्ड्स का है, तो हमारे पे ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। इस इक्वेशन के अंदर एफ इज इक्वल टू आई एल बी है। हम बी की वैल्यू चाहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड चाहते हैं, तो सिंपल आप जानते हैं स्कूल लेवल की मैथमेटिक्स के थ्रू बी इज इक्वल टू एफ ओवर आई एल हो जाएगा। मैं इसका यूनिट बताता चला जाऊं, इसका यूनिट हमारे पास न्यूटन पर एम्पेयर मीटर हो जाएगा। यानी कैसे, B इज इक्वल टू एफ ओवर आई एल हो जाएगा। एफ का यूनिट न्यूटन हो गया, नीचे आई एम्पेयर हो गया, एल मीटर्स के अंदर डिनोट कर रहे हैं तो यूनिट हो गया न्यूटन पर एम्पेयर मीटर। न्यूटन पर एम्पेयर मीटर को टेस्ला कहा जाता है, इक्वल टू टेस्ला होता है। सो द मैग्नेटिक फील्ड, द यूनिट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू टेस्ला। इन मैग्नेटिक फील्ड लाइन से हम कुछ और भी हासिल कर सकते हैं, जिस तरह लास्ट टाइम बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की मदद से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। किस तरह, जिस तरह के बताया गया था कि इलेक्ट्रिक मोटर्स, इलेक्ट्रिक जनरेटर्स के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। मैंने आपको पहले भी बताया था पिछले प्रीवियस लेक्चर में, हम इसके मुतालिक नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, तो हम यहाँ वही चीज़ डिस्कस करने लगे। लेकिन इस चीज़ को समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो नॉर्थ और साउथ पोल्स के दरमियान होती हैं, उसको डिस्टर्ब करके हम इलेक्ट्रिक करंट हासिल करते हैं। लेकिन उसको डिस्टर्ब कैसे किया जाता है, इसकी एक पूरी प्रॉपर्टीज़ है, एक पूरा मेथड है। कोई भी एरिया के अंदर से जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस होती हैं उसको हम मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। तो हमारा ये टॉपिक मैग्नेटिक फ्लक्स का है। यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स हमें ये बताएगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब भी किसी एरिया के अंदर से क्रॉस होंगी, उस क्रॉस होने के नतीजे में कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसी कंडक्टर या उसी एरिया के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएंगी। उस एब्जॉर्ब होने की वजह से वो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करेगा। किस तरह करेगा, वो इस तरह करेगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जिस तरह अभी प्रीवियस हमने टॉपिक के अंदर पढ़ा एफ इजिकल टू आई एल बी, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड अपने अंदर एक फोर्स रखती है, एक कुव्वत रखती है। वही कुव्वत जैसे ही किसी भी एरिया के अंदर से पास होगी, वो उस एरिया के अंदर, उस कंडक्टर के अंदर एब्जॉर्ब होगी। उस एब्जॉर्बनेस की वजह से हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा। हम मैग्नेटिक फ्लक्स को, एक ग्रीक वर्ड है फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। फाई इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी एंड अ सर्टेन एरिया ए। ये दोनों हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज हैं, एरिया भी वेक्टर क्वांटिटीज हो जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटीज हो जाएगा। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जितने बड़े एरिया के अंदर एब्जॉर्ब होंगी, डेट इज इक्वल टू फाई यानी मैग्नेटिक फ्लक्स। अब आप सोच रहे होंगे कि एरिया जो है वो हमारे पास वेक्टर कैसे होगा। यहाँ हमारे पास एरिया का जो फेस होगा वो उसकी डायरेक्शन को शो करेगा और इसकी बुनियाद पर हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स डिस्क्राइब होगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स आया मैक्सिमम है, आया मिनिमम है या नॉर्मल है। हम इन तीनों चीज़ों को डिस्कस करेंगे। फिलहाल जैसे हम फाई इज इक्वल टू वेक्टर बी मल्टीप्लाई बाय वेक्टर ए को डिस्कस करेंगे, हम इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो हमारे पास सिंपल बी ए विद कॉस थीटा आ जाएगा। तो हम इसके ऊपर इसको अप्लाई करेंगे और हम हासिल करेंगे कि हमने इस चीज़ से क्या हासिल किया। हमारे पास तीन तरह की चीज़ें, जैसे कि ये आपको फिगर शो हो रही है, इसके अंदर आपको तीन फिगर नज़र आ रही हैं। पहली फिगर के अंदर हमारे पास सर्टेन एरिया, जो भी हमने कंडक्टर प्लेट ली हुई है या एरिया लिया हुआ है, उसको हमने परपेंडिकुलर रखा हुआ है।
दूसरी फिगर के अंदर हमने इस चीज को हॉरिजेंटल रखा हुआ है, और तीसरी चीज के अंदर ना तो ये परपेंडिकुलर है ना ही ये हॉरिजेंटल है, ये हमारे पास इंक्लाइन सरफेस को या डिक्लाइन सरफेस को शो कर रही है। यानी कि इन दो के दरमियान एंगल कुछ और होगा, और जो तीसरी फिगर नजर आ रही है उसके अंदर हमारे पास एंगल और होगा, यानी कि थीटा अप्लाई होगा। हम बारी बारी इन तीनों फिगर के ऊपर आते हैं। सबसे पहले मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी कि किसी भी एरिया के अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एब्जॉर्ब होकर जब पास ऑन होंगी, डेट इज कॉल्ड अ मैग्नेटिक फ्लक्स। ये पास कैसे होती हैं, मैं यहाँ आपको एक बात करता चला जाऊं। अगर बचपन के अंदर आपने दो मैग्नेट लेकर उसके दरमियान कोई क्लिप बोर्ड, कोई लकड़ी का हिस्सा रखा हो, तो आप देखते हैं कि मैग्नेटिक दूसरे मैग्नेट को अटैच कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है। अब आप सोचेंगे कि वो तो लकड़ी का हिस्सा है, तो किस तरह इस साइड के मैग्नेट के दूसरे साइड के मैग्नेट को अटैच कर लिया, या कोई प्लास्टिक की चीज़ ले लें, या बचपन में आपने यही काम अपनी नोट्स बुक्स यानी कि अपनी कॉपी के थ्रू किया होगा कि चंद सफ़े बाद एक मैग्नेट रख के और दूसरा मैग्नेट दूसरी साइड पे रखकर आप उसको चिपकाते थे, वो चिपक जाता था, यानी कि अट्रैक्ट हो जाता था। रीज़न, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अंदर एक एबिलिटी होती है वे कुछ एरिया को पास ऑन कर जाए, वहाँ से गुजर जाए। इस चीज़ को हम परमिटिविटी कहते हैं। व्हाट इज अ परमिटिविटी? परमिटिविटी लव्स परमिशन से निकला हुआ है, यानी कि वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो किसी भी एरिया के अंदर से पास हो जाएं, या वो एरिया उसको परमिशन दे दे अपने एक सरफेस से दूसरी सरफेस तक जाने में, या एक स्पेस से दूसरी स्पेस तक मूव होने के लिए, डेट इज कॉल्ड अ परमिटिविटी। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की परमिटिविटी इतनी ज़्यादा होगी तो उससे पास हो जाएंगी, तो दूसरा मैग्नेट उससे अट्रैक्ट हो जाएगा, उसके साथ अटैच हो जाएगा। लेकिन आपने देखा हो कि जिस तरह हम लकड़ी के पीसेस बढ़ाते जाएं या कॉपीज़ की क्वांटिटी बढ़ाते जाएं, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लूज हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं। लेकिन फिलहाल हमारा ये टॉपिक नहीं, ये आपको सिर्फ परमिटिविटी के मुतालिक समझाने के लिए बात बताई गई। इसी तरह अगर हम कोई कंडक्टर लें, कोई ऐसी शीट लें जो हमारे पास कंडक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बड़े इजीली उसके अंदर से गुजर जाएंगे, क्योंकि कंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन की परमिटिविटी ज़्यादा होगी। तो हम यहाँ एक कंडक्टर शीट यानी कि एरिया शो कर रहे हैं। मैग्नेट के एक हिस्से को इस साइड पे रखेंगे, मैग्नेट के दूसरे ऑपोजिट हिस्से को दूसरी साइड पे रखेंगे। नॉर्थ से साउथ तक जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मूव कर रही होंगी वो हमारे पास हॉरिजेंटल होंगी। अब उस हॉरिजेंटल लाइंस के अंदर हम एक शीट को परपेंडिकुलर रख रहे हैं। मैंने शीट परपेंडिकुलर का कहा है, लेकिन शीट का जो फेस होगा, ये जो आपको शो हो रहा है, इस शीट का जो फेस होगा ये हमारे पास उस जानिब शो होगा। इट्स मीन मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ से इस तरफ जनरेट हो रही हैं, तो शीट के अंदर से वो गुजर रही हैं और शीट का फेस भी उस जानिब है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बी और द फेस ऑफ द एरिया इज आल्सो सेम। तो इन दोनों के दरमियान जो एंगल बनेगा वो जीरो का बनेगा। हम इस जीरो को अप्लाई करेंगे, जैसा कि हमने शो किया, φ = b.a cos थीटा। थीटा की जगह हमारे पास जीरो आ जाएगा, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन एक जैसी है। cos 0 = मैक्सिमम आंसर, यानी कि cos 0 = 1। तो जैसे यहाँ cos 0 अप्लाई होगा, आंसर 1 आ जाएगा। 1 × b.a, हमारे पास आंसर b.a आ जाएगा, डेट इज अ मैक्सिमम। इट्स मीन कि अगर हमारे पास शीट का फेस सामने की जानिब हॉरिजेंटल हो और पूरी की पूरी शीट परपेंडिकुलर पड़ी हो, हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम होगा। सेकंड फिगर के अंदर आप जैसे देख सकते हैं, हमने शीट को ले डाउन किया हुआ है, यानी कि हॉरिजेंटल रखा हुआ है। शीट हॉरिजेंटल है, लेकिन शीट का जो फेस है वो आपको अब जानिब नजर आ रहा है, यानी कि शीट का फेस परपेंडिकुलर शो कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के ऊपर। इट्स मीन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस शीट के हॉरिजेंटल पड़े उसके अंदर एब्जॉर्ब नहीं होंगी, उसके ऊपर से, उसके नीचे से, उसके साइडों से गुजर जाएंगी, उसके अंदर एब्जॉर्ब नहीं होगी। इसको तो आप भी जानते हैं कि अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस शीट के अंदर एब्जॉर्ब भी नहीं हो रही तो शीट के अंदर इलेक्ट्रिक करंट भी जनरेट नहीं होगा। लेकिन अगर हम इसको मैथमेटिकल के तहत देखें तो हमारे पास फेस ऑफ द शीट इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, सो परपेंडिकुलर इज एंगल 90। अगर हम cos 90 अप्लाई करें, b.a cos 90, आप जैसा कि जानते हैं कि cos 90 = मिनिमम 0, तो 0 आ जाएगा आंसर। b.a × 0, आंसर इज 0। ये दो हमारे पास कंडीशंस थी। अब एक तीसरी कंडीशन पढ़ते हैं जिसमें शीट हमारे पास ना तो परपेंडिकुलर हो ना ही हॉरिजेंटल हो। वो कौन सी है? वो इंक्लाइन है। वो तीसरी फिगर जो आपको नजर आ रही है उसके अंदर शीट को हमने ना तो हॉरिजेंटल रखा है ना ही शीट को हमने परपेंडिकुलर रखा है, हमने शीट को थोड़ा सा इंक्लाइन कर दिया।
इस शीट में। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो शीट के अंदर मैक्सिमम एब्जॉर्ब हो रहे थे और इंक्लाइन करने की वजह से कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऊपर से गुजर जाएंगी, कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन नीचे से गुजर जाएंगी, लेकिन फिर भी हाफ या हाफ से कम या हाफ से ज्यादा, ये एंगल के ऊपर डिपेंड करता है, हाफ या उससे कम ज्यादा इस शीट के अंदर एब्जॉर्ब हो रही होंगी। इट्स मीन सारी नहीं एब्जॉर्ब हुई, लेकिन जितनी एब्जॉर्ब हुई उस चीज को फाइंड आउट करने के लिए कितना मैग्नेटिक फ्लक्स हमारे पास जनरेट हुआ है, हम यहाँ थीटा अप्लाई करेंगे यानी एंगल अप्लाई करेंगे। शीट के दरमियान सरफेस के थ्रू जितना एंगल बनेगा उस एंगल को हम यहाँ पुट करेंगे B.A cos थीटा। फॉर एग्जाम्पल अगर एंगल 45 का है, एंगल 30 का है, एंगल 47 का है, एंगल 50 का है, हम cos 50, cos 30, cos 35 अप्लाई करेंगे। जो क्वांटिटी आएगी उस क्वांटिटी को मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट हो जाएगी। तो ये था मैग्नेटिक फ्लक्स।